अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी बरक़ी की वजह से पैदा होने वाले मैग्नातीसी मैदान। ये चैप्टर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म इस यूनिट का एक हिस्सा है। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, ये एक्चुअली मैंने पिछले चैप्टर के टाइम पर भी आपको बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म ये हमारा मेन एक बहुत बड़ा एक यूनिट है फिज़िक्स का। इसको हम दो अलग अलग ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जो दो अलग अलग जो ब्रांचेस होंगी उनमें से एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। ओके, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो आप ये नामों को देखकर ही समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस एट रेस्ट उनकी स्टडी करते हैं। यानी अगर चार्जेस अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं, ओके, यानी जो चार्ज बॉडीज़ हैं या चार्ज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अगर वो रुके हुए हैं और रुके हुई कंडीशन के अंदर आप उनकी स्टडी कर रहे हो तो वो पूरा जो मैटर आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। लेकिन वहीं पर जब चार्ज जो है वो अगर मोशन में आ जाते हैं, मूविंग चार्जेस, तो उनकी जो स्टडी रहेगी उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही जो पहला जो पार्ट है वो ये चैप्टर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चैप्टर है तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही पार्ट रहेगा। ओके, सबसे पहले मूविंग चार्जेस जो है इनकी स्टडी से क्या फ़र्क पड़ता है और इसका रियल में क्या मीनिंग है उसको आप एक बार अच्छे से पहले समझ लो। आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो यहाँ पर हमने एक इस तरह से एक वायर लिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ओके, तो अगर हम इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए आप याद रखो कि जब हम इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसके चारों तरफ का जो एरिया है, मतलब ये जो रीजन रहेगा इसके चारों तरफ, यहाँ पर पूरे रीजन में इसके चारों तरफ इसके अतराफ में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाएगी। ओके, इसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बी बार से डिनोट करते हैं। इसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, उर्दू में मैग्नातीसी अमाला। तो जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चीज़ को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है ओरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ओके, तो ये एक ओरस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट है, तो ये उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही फेमस है। आप देखिए, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अगर हम कोई एक वायर लेते हैं और उस वायर में से जब हम करंट पास करते हैं तो उस वायर के सामने जो मैग्नेटिक जो निडल रखी हुई होती है, तो वो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, उसमें इन्हिराफ पैदा होना शुरू हो जाता है। ओके, इस फिगर में जैसा आप देख रहे हो कि जब वायर में से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक निडल जो है उसमें एक तरह का इन्हिराफ नज़र आया। और जब उसी वायर में से हमने करंट की डायरेक्शन को पलटा दिए तो मैग्नेटिक जो निडल है उसकी डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो बदल गई। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है कि एक्चुअली जो मैग्नेटिक फोर्स जो वहाँ डेवलप होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट होती है वायर के चारों तरफ, वो एक्चुअली करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ओके, जिस डायरेक्शन में करंट मूव होगा उसके साथ में, उसके रिस्पेक्ट में जो है हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने ये इस तरह से एक वायर ली है। ओके, ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है और इसमें से ये करंट आई ऐसे पास हो रहा है।
तो अब हमको अगर देखना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी, तो उसके लिए एक राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल का ये कहना है कि आप इस वायर को अपने सीधे हाथ में ऐसा इमेजिन करो कि आपने इसको सीधे हाथ में पकड़ लिए। इस तरह से पकड़ना है कि आपकी जो 4 उंगलियां हैं वो कर्ल्ड होना चाहिए इसके चारों तरफ और अंगूठा बाहर निकला हुआ होना चाहिए। तो आप देखो ये जो पेन है, मान लो कि ये वायर है और इसको मैं अपने सीधे हाथ में पकड़ता हूँ, तो ये सीधे हाथ में मैंने ये इस तरह से पकड़ लिया। आप देख रहे हैं मेरी उंगलियाँ इसके चारों तरफ कर्ल्ड है और अंगूठा ऐसे साथ में चला गया। तो ये जो अंगूठा है इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये नहीं, ये जो अंगूठा है ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताएगा और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की डायरेक्शन में रहेंगी, ऐसे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बताना चाहूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरह से बताना पड़ेगा, ऐसे। ओके, इस बात का रियल में मतलब क्या है, तो वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, ओके, तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो ऐसी रहेगी, इंटरनल, अंदर, यानी इस बोर्ड से ऐसे इंटरनल अंदर टेंजेंट की डायरेक्शन में, ऐसे इस सर्कल को। और अगर मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऐसे इस बोर्ड से बाहर। ओके, यहाँ कहीं लेंगे तो ये इस तरह से जाएंगी, इधर लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी। मतलब आप इमेजिन करो कि ये जो सर्कल मैंने यहाँ बनाया हूँ, इमेजिनरी सर्कल, इस सर्कल को टेंजेंट बनाओ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो भी टेंजेंट आप बनाओगे वो टेंजेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और उसको हम राइट हैंड रूल से जो है समझ सकते हैं। ओके, ये थी बात मैग्नेटिक फील्ड की जो वायर, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ बनती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की और उसकी डायरेक्शन की। ओके, यहाँ पर अब हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, कैसे होगी, तो इसको एक बार आप पहले अच्छे से समझ लो। आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होने का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर कहीं तो भी एक ऐसा मैग्नेट होगा जिसका नॉर्थ पोल यहाँ होगा, और इस जगह पर एक ऐसा दूसरा एक मैग्नेट होगा जिसका साउथ पोल यहाँ पर होगा। और आप याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होती है, यानी ये ऐसे। नॉर्थ जो है इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव पोल, इसको हम पॉजिटिव पोल समझते हैं, इसको नेगेटिव पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ रहेगी, ऐसे। ओके, अब आप इसमें इमेजिन करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम यहाँ पर कोई तो भी एक चार्ज लेंगे। ओके, सपोज करो कि मैं यहाँ पर इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ +Q। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दूं, मान लो कि मैंने इसको ये डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी दिया, तो इस चार्ज के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी। वो जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, उर्दू में हम उसे मैग्नातिसी कुव्वत कहेंगे। इन्हें कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई बरकी बार अगर हरकत में आ जाए, हरकत करने लगे, तो सपोज करो कि वो v रफ्तार से हरकत में है, तो उस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, और उस मैग्नेटिक फोर्स का एक फार्मूला होता है। जो फार्मूला हम मैग्नेटिक फोर्स के लिए यूज़ करेंगे वो फार्मूला होता है Q। Q का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, और इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर v बार से क्रॉस r बार। यहाँ पर आप देखिए कि v बार जो है वो वेलोसिटी वेक्टर है इस चार्ज का, और b बार जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन का वेक्टर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये हमको वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर, मतलब वेक्टर फॉर्म जो है में हमको ये मैग्नेटिक फोर्स को का फॉर्मूला बताता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल वे में हम इस तरह से बात करेंगे कि जब किसी मैग्नातिसी मैदान में कोई बरकी बार हरकत करता है v रफ्तार से, तब उस बरकी बार पर एक मैग्नातिसी कुव्वत अमल करती है। उस मैग्नातिसी कुव्वत की इतनी कीमत होती है, Fm = Q × v बार क्रॉस F बार। ओके, ये था मामला मैग्नेटिक फोर्स का। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज +Q इज केप्ट फ्रीली इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड and if the charge is moving with a velocity v, then the magnetic force acting on the charge is given by
F suffix m bar is equal to Q V bar cross B bar. This force is called magnetic force. ओके, इसको हम मैग्नातिसी कुव्वत कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे. ओके, अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये फॉर्मूले से हमको मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है क्या उसका पता चल सकता है. तो डेफिनेटली हमको उसका पता चल सकता है. मैं आपको पहले यहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट का जो सिंपल सा जो रूल है वो पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप देखिए, ऐसा इमेजिन करो कि मान लो एक वेक्टर ए बार है और एक दूसरा वेक्टर बी बार है उसी के प्लेन में. दोनों के बीच का जो एंगल है मान लेते हैं कि वो थीटा है. तो जब आप यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार ये वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो इसका जो आंसर है वो एक तीसरा वेक्टर आएगा सी बार. लेकिन ख़ास बात ये होगी कि ये जो सी बार है इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार. यानी ए बार और बी बार की प्लेन से परपेंडिकुलर सी वेक्टर रहेगा. अब आप यहाँ पर देखो, ये ए बार है, ये बी बार है. मान लो कि ये जो वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड की प्लेन के अंदर है ये दोनों भी वेक्टर. तो फिर ये सी बार किधर जाएगा, तो सी बार ये ऐसे जाएगा. ये जो पेन की डायरेक्शन में आप जो देख रहे हो, यानी ये इस तरीके से ये सी बार की डायरेक्शन रहेगी. अब सी बार की डायरेक्शन इस बोर्ड से ऐसे सामने भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है. तो वो डिपेंड करेगा ए बार और बी बार की वैल्यूज़ पर या इस एंगल की वैल्यू पर. यानी ये जो एंगल है ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे. ये एंगल डिसाइड करेगा कि ये जो सी बार वेक्टर है ये इस बोर्ड से परपेंडिकुलरली इधर जाएगा या उधर जाएगा. ओके, तो ये चीज़ हो गई है मतलब यहाँ पर. लेकिन अब यहाँ पर इसको हम अगर रिप्रेजेंट ही करना है तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि मान लो ये एक सरफेस है इस तरह की. ओके, अब ये सरफेस जो है, तो ये सरफेस ये बोर्ड की सरफेस नहीं है बल्कि ये एक ऐसी आड़ी सरफेस रखी हुई है, उसमें ए बार और बी बार दो अलग अलग वेक्टर है. तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं सी बार वेक्टर यहाँ से ऐसा जाएगा, यानी इस सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे आर पार. इसमें से ये आर पार निकलेगा इसके अंदर. यहाँ पर ये जो है इतना जो पार्ट है ये इस प्लेन सरफेस के आर पार निकला हुआ है और ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन जैसा एक्ट करेगा. ओके, और यहाँ पर आप याद रखो कि सी और ए के बीच का एंगल 90 रहेगा, सी और बी के बीच का एंगल भी 90 रहेगा. मतलब ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है. एक्चुअली वो पूरी प्लेन के साथ में सी जो वेक्टर है वो नॉर्मल के तौर पे रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ओके, अब आप लोग देखो कि ये है ए बार बी बार दो अलग अलग वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे तो उसको आप एक बार देख लो. आप देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार. तो यहाँ पर वी बार और बी बार जो है ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स रहेगी. आप उसको ऐसे इमेजिन कर लो कि मान लो यहाँ पर ये बी बार वेक्टर है और ये डायरेक्शन के अंदर वी बार वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है. ओके, तो ऐसी सूरत में ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ये इस डायरेक्शन में जाएगी. यहाँ पर एफ एम बार की ये डायरेक्शन रहेगी. ख़ास बात ये रहेगी कि एफ एम और बी बार के बीच का एंगल जो है ये 90 रहेगा. एफ एम और वी के बीच का एंगल जो है ये भी 90 रहेगा. ओके, ये एंगल कुछ भी हो सकता है. बी बार और वी बार के बीच का एंगल थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं. लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक इंडक्शन से, दोनों के साथ में उसका एंगल 90 रहेगा. ओके, अब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब ये जो डायरेक्शंस वगैरह का जो मैटर है मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक राइट हैंड रूल बनाया गया. और वो राइट हैंड रूल जो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपने ये सीधा हाथ इस तरह से लिए तो आप याद रखो कि जैसे ये जो सीधा हाथ है इसमें ये जो चार उंगलियां जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, चारों उंगलियां मिलकर डायरेक्शन बी बार को रिप्रेजेंट करेंगे. और ये जो अंगूठा है तो अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा रहेगा और ये चार उंगलियां बी बार की डायरेक्शन में रहेंगी. और ये हथेली से परपेंडिकुलर जो रहेगा हथेली, तो हथेली से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स रहेगी. यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअली ये पाम की डायरेक्शन में रहेगी. अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूँ,
अब आप देखो मैग्नेटिक फोर्स ये डायरेक्शन में चला गया, अंगूठा ये डायरेक्शन में है, और ये जो पाम है, हथेली जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है। ओके, देखिए मैं इसको एक बार रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। मान लो कि ये डायरेक्शन के अंदर बी बार है, ओके, और यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी का वेक्टर ये डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, तो मैं उसको ऐसे बता सकता हूँ। अब आप देखो मेरी 4 उंगलियाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई, मैग्नेटिक इंडक्शन की, और अंगूठा वर्टिकली सामने आ गया ऐसे, ये डायरेक्शन के अंदर। वर्टिकली सामने आने को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे सामने निकला हुआ है। तो अब सवाल आएगा कि ये जो है, तो ये वेलोसिटी का वेक्टर हो गया ऐसे सामने, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, तो जो डायरेक्शन में हथेली जाएगी, हथेली ये डायरेक्शन में जा रही है। तो अब आप देखो हथेली का ऊपर जाना, हथेली का जो डायरेक्शन सिमत है, हथेली जो है वो ऊपर की डायरेक्शन बता रही है, तो इसका मतलब ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर इस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ गई। ओके, इसका एग्जैक्टली उल्टा भी हो सकता है। अब इसका उल्टा क्या रहेगा, तो उसको आप एक बार देखो। मान लो कि मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाया हूँ, ओके, और अब मुझे इसको सीधे हाथ में ऐसे रिप्रेजेंट करना, ऐसे लेना है। अब आप गौर से देखना, मेरा अंगूठा जो है वो किधर गया, वर्टिकली इनवर्ड गया अंदर। ओके, तो वर्टिकली इनवर्ड जो है उसको मैं यहाँ पर ये इस तरह से क्रॉस से बताऊँगा। आप याद रखो, अगर मैं सर्कल के अंदर ऐसा डॉट बताता हूँ तो ये वर्टिकली आउटवर्ड है, और अगर मैं सर्कल के अंदर ऐसा क्रॉस बताता हूँ तो ये वर्टिकली इनवर्ड है। ओके, ये इनवर्ड की डायरेक्शन, ये इनवर्ड की डायरेक्शन, और ये वर्टिकली आउटवर्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर मैंने अपने हाथ को ऐसे रखता हूँ, तो जैसा आप देख रहे हैं कि मेरी उंगलियां सामने हैं बी बार की डायरेक्शन में, और अंगूठा ऐसा अंदर चला गया, तो ये जो है ये वी बार की डायरेक्शन होगी। ओके, तो अब सवाल आएगा कि अब मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स हथेली की डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं हथेली जो है मेरी, ये हथेली जो है ये ऐसे ये नीचे की डायरेक्शन बता रही है हथेली। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स ये डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स होगी। ओके, तो इस तरह से आप राइट हैंड पाम रूल, ये आप याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल को यूज़ करके हम बहुत आसानी के साथ में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। ओके, तो ये था मामला मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स जो किसी चार्ज के ऊपर एक्ट करेगी जब वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। तो ओके, ये था मामला मैग्नेटिक फोर्स का। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ डिटेल्स जो हैं वो इसकी देखते हैं। पहले कुछ बेसिक्स। आप ऐसा इमेजिन करो कि एक चार्ज Q है और आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। जब आप इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी E बार। तो Q इंटू E बार, ये जो नंबर आपको मिलेगा, ये जो चीज़ आपको मिलेगी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू E बार इतनी एक्ट करेगी। अब हम एक काम करते हैं, मान लो कि हमने ये एक चार्ज लिए, वही वाला चार्ज, और इसको अब हमको एक मैग्नेटिक फील्ड में लेना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कंडीशन ये है कि वो रुका हुआ नहीं होना, बल्कि वो वेलोसिटी के साथ में होना, कुछ तो भी उसकी वेलोसिटी चाहिए। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ में है, v वेलोसिटी से अगर ये हरकत कर रहा है, तो v वेलोसिटी क्रॉस b बार, इतना जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो ये होगा मैग्नेटिक फोर्स। इतनी इलेक्ट्रिक फोर्स और इतनी मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चार्ज वही वाला है, उतना ही चार्ज है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी ऐड करेगी, सेम चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इतनी ऐड करेगी। सवाल ये आता है कि इन दोनों का टोटल फोर्स कितनी ऐड करेगी। तो अगर हम इसकी टोटल फोर्स अगर निकालना चाहें तो उसकी फॉर्मूला आ जाएगा Fe बार प्लस Fm बार। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों फॉर्मूले आप इसमें ला के रख दो। जब आप ये दोनों फॉर्मूले इसमें ला के रख देंगे तो ये हो जाएगा F बार इज इक्वल टू Fe। Fe का मतलब हो जाएगा QE बार प्लस Fm, उसका मतलब हो जाएगा QV बार क्रॉस B बार। ओके, इन दोनों फॉर्मूलों में से आप Q कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप Q कॉमन निकाल लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा F बार इज इक्वल टू Q, यहाँ से बचेगा E बार वेक्टर प्लस यहाँ से बचेगा V बार क्रॉस B बार वेक्टर। ओके, आप लोग देखो, ये जो फॉर्मूला आपको मिला
ये टोटल फोर्स का को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। ओके, ये फॉर्मूला लॉरेंट्ज़ फॉर्मूला है, इसको लॉरेंट्ज़ इक्वेशन भी कहते हैं। और ये जो फोर्स है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो टोटल फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट करेगी, इट इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो इन केस अगर आपसे एग्जाम में अगर ये सवाल पूछ लेते हैं कि लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका जवाब इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होती है? तो लॉरेंट्ज़ फोर्स होती है जब किसी बरकी बार को बरकी मैदान में और मैग्नातीसी मैदान दोनों में से गुजारा जाता है, तब उस पर एक्ट होने वाली, उस पर अमल करने वाली जो मजमूई कुव्वत होती है, उस मजमूई कुव्वत को लॉरेंट्ज़ कुव्वत कहते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। और उसका जो फार्मूला है, वो फार्मूला इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये फार्मूला लॉरेंट्ज़ फोर्स का फार्मूला है। ओके, चलिए, ये था एक छोटा सा कंसेप्ट कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से अगर गुजर जाए तो किस तरह से लॉरेंट्ज़ फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है। ओके, चलिए वापस आते हैं मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले पर। आप देखो, मैग्नेटिक फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला है Fm बार इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार। ओके, अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, यानी इसको हटा देते हैं, या फिर इसको अगर हटा देते हैं तो चलो इस तरह से आ जाएगा, Q इंटू वी बार का हो जाएगा V इंटू बी बार का हो जाएगा B इंटू साइन थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी बार एंड बी बार, वी और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो एफ एम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी इंटू साइन थीटा। अब क्योंकि ये एफ एम के ऊपर मैंने बार लिखा है, इसका मतलब मुझे इसको अभी भी वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर एन कैप लिख दूंगा। ये जो एन कैप है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है और वो नॉर्मल है वी बार और बी बार दोनों से वो परपेंडिकुलर वेक्टर है। ओके, तो इस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर है इसलिए उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होंगी। ओके, अब अगर मुझे इस मैग्नेटिक फोर्स इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, इसकी सिर्फ कदर अगर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नातीसी कुव्वत जो अमल करती है किसी बरकी बार के ऊपर, तो उस पर अमल करने वाली कुव्वत का, मैग्नातीसी कुव्वत का ये फार्मूला रहेगा। अब इस फार्मूले से क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। आप लोग देखो, हमको यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ कंसिडर करना है, और वो चीज़ ये है कि मान लो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको ज़ीरो लेना है। ओके, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अंदर एफ एम ज़ीरो होगा? तो आप देखो, सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि आप चार्ज जो है उसको ज़ीरो ले लो। ओके, आप चार्ज ज़ीरो ले लिए, मतलब चार्ज जो है ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। इसका मतलब जो पार्टिकल आपने लिया वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो जब आप एक न्यूट्रल पार्टिकल लेंगे तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ओके, इस बात का मीनिंग ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये बोला जाए कि एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आपको पता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि एक न्यूट्रॉन है और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में से गुजार दिए, तो बताओ उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी? तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि Q बराबर ज़ीरो है। ओके, ये पहली केस हो गया। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि V इक्वल टू ज़ीरो। अब V इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब हुआ? V इक्वल टू ज़ीरो का मतलब रहेगा कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है, Q जो चार्ज पार्टिकल है, वो अपनी जगह पे रुका हुआ है। अगर वो अपनी जगह पे रुका हुआ रहेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होंगी, तो वेलोसिटी ज़ीरो होंगी तो फिर ये पूरा फार्मूला ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चार्ज है, चार्ज इज़ एट रेस्ट, चार्ज इज़ रेस्टिंग। वो जो चार्ज है वो रेस्टिंग कंडीशन में, वो रुका हुआ है, वो एक जगह पर रुका हुआ है, एक जगह पर साकिन है। ओके, तब जाकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होंगी और फिर ये मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। एक तीसरी पॉसिबिलिटी कि B इज़ इक्वल टू ज़ीरो। B इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि मान लो चार्ज तो है, वो मूव भी हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
वो एकदम ऐसे आम इलाके में से गुजर रहा है जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह कुछ नहीं है, मैग्नेटिक इंडक्शन ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है मान लो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो तो उस सूरत में भी मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होंगी, वो चार्ज जो है वो सिर्फ मूव होकर रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर नहीं आएगी। ओके, इसके बाद एक पॉसिबिलिटी और भी है और मेरे ख्याल से वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो रहेगी इस एंगल थीटा की। आप लोग देखो यहाँ पर एंगल थीटा जो है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वी एंड बी। ओके, वी और बी के बीच का जाविया थीटा है और इसमें साइन थीटा आया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर साइन थीटा को आप ज़ीरो लेते हैं तो ये मैग्नेटिसी जो कुव्वत है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन सवाल ये आएगा कि साइन थीटा ज़ीरो कब होगा? तो साइन थीटा दो हालतों में ज़ीरो ले सकते हैं हम लोग। नंबर 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वी बार और बी बार दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे से पैरेलल हैं, उनके बीच का एंगल ज़ीरो है, तो भी साइन ज़ीरो हो जाएगा, तो भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो रहेगी। या फिर वो दोनों यानी वी बार और बी बार एक दूसरे से एंटी पैरेलल होना। एंटी पैरेलल का मतलब रहेगा, आप लोग देखो, ये मैं एक बार और यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि ये वी बार है और ये बी बार है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन के अंदर ये केस आएगा, थीटा इक्वल टू 0, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेंगी। लेकिन अगर मान लो ये वी बार की डायरेक्शन है और यहाँ पर इस जगह पर ये ऐसे इस लाइन में ये बी बार है, वी बार उधर है और बी बार इधर है ऐसे, तो ये वाले जो केस है इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल कंडीशन। इसका मतलब होगा कि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, और जब ये एंगल 180 डिग्री आएगा तो साइन 180 भी ज़ीरो होता है। इस केस में भी कोई फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स, उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बात है, ये जो कंसेप्ट है, ये समझ में आया होगा। यानी पैरेलल में भी और एंटी पैरेलल में भी दोनों कंडीशंस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है। ओके, ये हो गया मामला मैग्नेटिक फोर्स का। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पर से। हमको ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैक्सिमम कब होगी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आप यहाँ पर देखो कि हमको मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको मैक्सिमम लेना है। ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? तो ये पॉसिबिलिटी उस वक्त होगी जब साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और ये उस वक्त पॉसिबल है जब एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी π/2 रेडियन का हो। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो, साइन 90 इज़ ऑलवेज +1, और इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी उस वक्त जब एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री का रहेगा। मतलब वी बार और बी बार एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। जब वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो ये था मामला मैग्नेटिक फोर्स का, और साथ ही साथ हमने आज उसकी डायरेक्शंस और मालूम करने का तरीका देखे, और साथ ही साथ हमने जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है उसका कंसेप्ट हमने देखा। ओके, मैं यहाँ पर जस्ट आखिरी में आज के इस लेक्चर के लास्ट पार्ट के अंदर एक दो एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये डायरेक्शन के अंदर वी बार है, और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगी। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, ये जो बी बार है इसकी डायरेक्शन में आपको उंगलियां लेना है। ओके, उंगलियां ये डायरेक्शन में लेना है, और वी बार की डायरेक्शन के अंदर आपको अंगूठा लेना है। ओके, तो आप अंगूठा ये डायरेक्शन में और उंगलियां ये डायरेक्शन के अंदर। तो आप लोग देखो ये ऐसा केस हो रहा है इस तरह से। इस वक्त मेरी हथेली जो है वो इनवर्ड जा रही है अंदर। अब हथेली क्योंकि इनवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पर मामला ये ऐसा आएगा। ये जो सर्कल मैंने बनाया, सर्कल और डॉट, यानी ये ऐसे अंदर इंटरनल या अंदरूनी इस बोर्ड से ऐसा इंटरनल जाएगा। तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की। ओके, चलो दूसरा एक केस ले लेते हैं। मान लो ये बी बार है और ये डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स किधर जाएगी? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आप देखो,
मुझे सबसे पहले ये बी बार की सिमत में 4 उंगलियां बताना है और अंगूठा लेना है वी बार की सिमत में। अब मैं अगर ऐसा लेता हूँ तो अंगूठा तो ऊपर चला गया और वेलोसिटी नीचे, तो मुझे अब इसको उल्टा लेना पड़ेगा ऐसे। अब आप गौर से देखो सीधे हाथ को, मेरा अंगूठा अब नीचे वी बार की डायरेक्शन में है और बी बार की डायरेक्शन में ये उंगलियां हैं और हथेली ऐसे सामने आ गई, सामने मतलब ऐसे इधर। ओके, ये डायरेक्शन आ गई बोर्ड से सामने, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुझे इस तरह से बताना पड़ेगा क्रॉस। ओके, यानी रेडियल, ये इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी वर्टिकली, ये वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन, इस बोर्ड से ऐसा बाहर की डायरेक्शन में, तो ये एफएम की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, चलो ये मैंने 2 स्पेशल केसेस यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। चलो और कुछ लेते हैं इसके अंदर, कुछ और 1-2 और एग्जांपल, ताकि आपके आइडियाज़ और क्लियर हो जाएं। आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो ये डायरेक्शन के अंदर बी बार है, ओके, और वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है ऐसे। तो अब हमको ये देखना है कि अगर ऐसा रहता है, ये इस तरह से बिल्कुल एट रैंडम, इसमें जो है अब हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन लेंगे ऐसे, यानी ये डायरेक्शन में हमारी उंगलियाँ लेंगे 4 उंगलियाँ, और हमको ये डायरेक्शन के अंदर वी के अंदर उसको लाना है। तो आप देखो ये ऐसे कुछ आएगा, इस तरह से बन रहा है। तो जब मैं इस तरह से इसको लूँगा तो अंगूठी ये ऐसा इधर आया बाहर की डायरेक्शन में, इसका मतलब ये पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे यहाँ पे ये ऐसा बताना है। ओके, यानी ये ऐसे आउटवर्ड। ओके, तो ये था मामला कुछ यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर समझ सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज के ये जो लेक्चर है इसके अंदर ये तमाम बातें जो हैं ये समझ में आई होंगी। आज की इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल आखिरी पार्ट के अंदर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल जो है वो देख लेंगे, ताकि आपके पूरे आइडियाज़ जो हैं वो इस बारे में पूरी तरह क्लियर हो जाए। ओके, देखिए इस मिसाल में आपके सामने यहाँ पर 3 फिगर्स हैं ए बी सी। फिगर ए जो है उसमें आप जैसा देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड बी बार जो है वो जेड एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है। तो हमसे ये पूछा गया है कि मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल अगर आप लगाते हैं तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसी आप अंगूठे की डायरेक्शन वी बार की डायरेक्शन में रखोगे और चारों उंगलियों को आप बी बार की डायरेक्शन में लेंगे तो आपकी जो हथेली है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में चले जाएगी। ओके, और क्योंकि वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में चले गई, इसका मतलब ये हुआ कि वी बार क्रॉस बी बार जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और इसीलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन की। ओके, ये हो गई पहले फिगर ए। फिगर बी देखो आप, फिगर बी के अंदर वेलोसिटी वेक्टर जो है वी बार वो माइनस जेड एक्स डायरेक्शन में है और जो बी बार है वो अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई। तो अब सवाल ये आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगी। तो आप लोग एक चीज़ देखो यहाँ पे कि इस मर्तबा आपको आपकी चारों उंगलियों को अलॉन्ग वाई डायरेक्शन लेना है। ओके, और वेलोसिटी को लेना है, अंगूठा जो है वो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में आने को ना। ओके, जब वेलोसिटी को जब अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन में जब आप लेंगे तो आपकी जो हथेली है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी, ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब वी बार क्रॉस बी बार जो है वो इस मर्तबा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसने भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होना है। ओके, ये हो गई फिगर बी के बारे में। अब फिगर सी जो है उसमें आप देखो, फिगर सी में आपको दिया गया है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, अब आप थोड़ा नज़दीक से इसको देख लीजिए। ये फिगर सी है आपके सामने। जैसा आप देख रहे हो कि इसमें जो वेलोसिटी है वो आप देखो ये निगेटिव डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है अलॉन्ग द सेम एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि बी बार और वी बार के बीच का जो एंगल है वो एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, और अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो इसका मतलब साइन 180 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसीलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो
मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो केस है, तीसरे वाला ये जो सी केस है, इस केस के अंदर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं बन सकती क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल समझ में आए होगी और आज के इस लेक्चर के तमाम पॉइंट्स आपको ध्यान में आए होंगे। आप इसी तरह से अलग अलग डायरेक्शंस वी बार और बी बार की अलग अलग सिमतें लेकर आप राइट हैंड पाम रूल जो है उसके हिसाब से आप उसको करके मतलब आप देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके आइडियाज़ क्लियर होंगे। ओके, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तब तक स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।